शदीद गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। सुबह से बिजली गायब थी और घर के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बावर्ची खाने से लेकर सेहन तक मुसलसल काम करी थी। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े निचोड़ती, कभी झाड़ू लगाती, तो कभी अपने 1 साल के बेटे अरहम को संभालती, जो गर्मी की शिद्दत से बार बार रोने लगता था। मेरी सास को मेरी थकन से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सिर्फ ये ज़रूरी था कि घर का हर काम वक्त पर मुकम्मल हो और उनकी किसी बात में ज़रा सी भी देर ना हो। मेरी सास नसीम बेगम पूरे मोहल्ले में अपने सख्त मिजाज और गुस्सीली तबीयत की वजह से मशहूर थीं। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहने और दूसरों के सामने अपनी शान दिखाने की शौकीन थीं। अगर किसी शादी या तकरीब में जाना होता तो कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती। हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए, चाहे उसके लिए घर के किसी फ़र्द को कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना उठानी पड़े। ख़ास तौर पर अगर बात मुझसे कोई काम लेने की होती तो वो ज़रा भी नरमी ना करती। उस दिन शाम को उनकी एक अजीज़ रिश्तेदार की शादी थी। 2 दिन पहले वो बाजार से बहुत महंगा कपड़ा लेकर आई थी और मुझे हुक्म दिया था कि उनका सूट सिलाई करूं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि मुझे इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती, मोहल्ले के किसी दर्जी से सिलवा लेते हैं। मगर वो फ़ौरन गुस्से में आ गई। फजूल खर्ची क्यों करो, मशीन घर में मौजूद है, तुम सारा दिन करती ही क्या हो। आज शाम से पहले सूट तैयार होना चाहिए, वरना याद रखना मुझे गुस्सा बहुत बुरा आता है। मैं खामोश हो गई। बहस करने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन इन 2 बरसों में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब उन्होंने मुझे डांटा ना हो। कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी चाय ठंडी होने पर, कभी सिर्फ इसलिए कि मैं चंद मिनट बैठ गई थी। मेरा शौहर इमरान एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। सुबह जल्दी चला जाता और रात देर से वापस आता। उसे मालूम था कि उसकी माँ का मिजाज कैसा है, मगर वो हमेशा यही कहता, कुछ अर्सा बर्दाश्त कर लो, अम्मी का दिल ऐसा ही है। बर्दाश्त करते करते मेरी आदत बन गई थी। दोपहर के करीब मैंने सिलाई मशीन निकाली और सूट सीना शुरू कर दिया। पंखा बंद था, पसीना बार बार कपड़े पर टपक रहा था। मैं हर चंद मिनट बाद हाथ रोककर पसीना साफ करती, फिर दोबारा मशीन चलाती। इतने में अरहम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने पहले सोचा थोड़ी देर रोने दूँ, सिर्फ चंद टाँके बाकी थे, मगर उसका रोना बढ़ता ही गया। मैं मशीन छोड़कर उसके पास गई। उसने अपने कपड़े भी गीले कर लिए थे। मैं उसे गोद में उठाकर कमरे में गई, उसके कपड़े बदले, जिस्म पर हल्का सा पानी लगाया ताकि गर्मी कम हो। फिर उसे सीने से लगाकर थपकने लगी। वो खामोश तो हो गया, मगर मेरी गोद से उतरने को तैयार नहीं था। मैं मुसलसल उसे डोरी देती रही। कई रातों से नींद पूरी नहीं हुई थी। घर के सारे काम, फिर बच्चे की देखभाल, और अब ये शदीद गर्मी। जिस्म जवाब दे चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अभी तक सो रही है। मैं घबरा कर जाग गई। सामने मेरी सास खड़ी थी। उनकी नज़रें सीधी सिलाई मशीन पर गई, जहाँ आधा सिला हुआ सूट रखा था। उन्होंने गुस्से से सूट उठाया और फर्श पर फेंक दिया। मैंने कहा था शाम तक सूट तैयार होना चाहिए, और तुम बच्चे को बहाना बनाकर सो रही हो। मैंने जल्दी से कहा, अम्मा जी माफ़ कर दें। अरहम मुसलसल रो रहा था। उसे सुलाते सुलाते मेरी आंख लग गई। उन्होंने मेरी बात दरमियान में काट दी। खामोश रहो, हर वक्त बहाने। उन्होंने कमरे के कोने में रखा मोटा सा बांस का डंडा उठा लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं जानती थी कि जब वो बहुत गुस्से में होती थी तो किसी की भी नहीं सुनती। मैंने फ़ौरन अरहम को गोद में उठा लिया। अम्मा जी, गलती मेरी है, बच्चे को कुछ न कहिए। लेकिन शायद उस वक्त उनकी समझ पर गुस्सा गालिब आ चुका था। वो डंडा उठाए सीधा मेरे बच्चे की तरफ पड़ने लगी। मैंने घबरा कर अरहम को अपने सीने से और मजबूती से लगा लिया। उसी लम्हे अरहम के वो गीले कपड़े, जो मैं जल्दी में बदल कर फर्श के किनारे रखना भूल गई थी, उनके कदमों के नीचे आके उनका पाँव अचानक फिसला। या अल्लाह! एक ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकीं और पूरी ताकत के साथ फर्श पर आ गिरीं। गिरने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि सहन में बैठी मेरी नंद और पड़ोस वाली खाला भी दौड़ती हुई अंदर आ गई। डंडा दूर जा गिरा था। मेरी सास दोनों हाथों से अपनी टांग पकड़े दर्द से चीख रही थी। मेरी टांग, हाय मेरी टांग, मुझे उठाओ। मैं अपना खौफ भूल कर फ़ौरन उनके पास पहुंची। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर दर्द से दोबारा चीख उठी। चंद ही लम्हों में मोहल्ले के कई लोग भी जमा हो गए। किसी ने फ़ौरन इमरान को फ़ोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। मैं मुसलसल उनके सर के नीचे तकिया रखती रही और पानी पिलाती रही। हालांकि चंद लम्हे पहले वो इसी डंडे से मुझे और मेरे मासूम बच्चे को मारने आ रही थी। आधे घंटे बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक्सरे हुआ। डॉक्टर फिल्म देखकर संजीदा हो गया। उसने इमरान को एक तरफ बुलाया और कहा, इनकी टांग 2 जगह से फ्रैक्चर हुई है, फौरी प्लास्टर करना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 माह मुकम्मल आराम ज़रूरी है। इस दौरान ये ना चल सकेंगी और ना अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर सकेंगी। ये सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर गुस्से की बजाय बेबसी देखी। वो खामोशी से बिस्तर पर लेटी रहीं, जबकि मैं दरवाजे के पास खड़ी अपने बेटे को सीने से लगाए सिर्फ यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। हालांकि मैंने ऐसा नहीं चाहा था।
अस्पताल से घर वापस आए अभी 3 दिन ही गुजरे थे, मगर घर का सारा नक्शा बदल चुका था। जो नसीम बेगम सुबह से शाम तक पूरे घर में घूमती रहती थी, हर काम पर नज़र रखती थी और ज़रा सी बात पर आवाज़ बुलंद कर देती, अब वो एक ही बिस्तर तक महदूद होकर रह गई थी। उनकी पूरी टांग प्लास्टर में बंधी हुई थी। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि वो कई हफ्तों तक बिस्तर से ना उठे, वरना हड्डी दोबारा अपनी जगह से हिल सकती है। मैं उनके लिए पानी लेकर गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम्हें तो खुशी होगी ना, मेरी टांग टूट गई। मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मा जी आप ये क्या कह रही हैं, मैंने तो आपकी कभी बुरा नहीं चाहा। वो गुस्से से बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरा सूट वक्त पर सी दिया होता तो मैं गुस्से में तुम्हारे कमरे में ना आती, मेरा पाँव ना फिसलता और मेरी टांग ना टूटती। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि वो दर्द में है और शायद इसी वजह से गुस्सा कर रही हैं। मैंने उनके लिए दवाई निकाली और कहा, अम्मा जी वक्त हो गया है, दवा खा लें। उन्होंने दवा मेरे हाथ से लेकर मेज़ पर रख दी। मुझे तुम्हारे हाथ की दवा नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खामोशी से पानी का गिलास उनके पास रख दिया। अगले कई दिन यही होता रहा। मैं सुबह से रात तक उनकी खिदमत करती, उनके कपड़े बदलती, खाना बनाती, दवा देती, मगर वो हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती। एक दिन उन्होंने खाना देकर भी मुंह फेर लिया। मैंने कहा, अम्मा जी कुछ खा लें, दवा भी लेनी है। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मेरी टांग तोड़ दी, अब खिदमत का दिखावा मत करो। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर मैंने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। शुरू के 2-3 दिन सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। नंदे बार बार आकर उनका हाल पूछती, शौहर उनके लिए फल ले आते और इमरान भी दफ्तर से वापस आकर कुछ देर उनके पास बैठ जाता। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सब अपनी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में वापस लौटने लगे। अब उनके कमरे में ज़्यादातर सिर्फ खामोशी रहती थी। सुबह नाश्ते का वक्त होता तो मैं पहले अपने बच्चे को संभालती, फिर घर वालों के लिए नाश्ता बनाती, बर्तन साफ़ करती, कपड़े धोती और आखिर में एक ट्रे में चाय, नाश्ता और दवाइयों के साथ उनके कमरे में जाती। वो पहले मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं खामोशी से ट्रे रखती और आहिस्ता से कहती, अम्मा जी दवा वक्त पर खा लीजिएगा। वो सिर्फ हल्का सा सर हिला देती। एक दिन दोपहर को मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो देखा कि पानी का गिलास उनके हाथ से गिर चुका था। बिस्तर भीग गया था और वो शर्मिंदगी से एक तरफ देख रही थी। मैंने बगैर कुछ कहे फ़ौरन चादर भर दी, बिस्तर साफ़ किया, उन्हें सहारा देकर सीधा बिठाया और नया पानी ला कर रख दिया। उन्होंने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, रहने दो, मैं खुद कर लेती। मैं मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने मना किया है अम्मा जी, आप आराम करें। वो खामोश रह गई। उसी शाम मोहल्ले की 2 औरतें उनकी इयादत के लिए आईं। जाते हुए उन्होंने कहा, बहन अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत अच्छी बहू दी है, आजकल कौन इतनी खिदमत करता है। नसीम बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनकी नज़रें चंद दमों के लिए मुझ पर ज़रूर ठहर गईं। वक्त गुजरता गया। अब हर सुबह मैं उनके हाथ मुँह धुलवाती, दवाई देती, वक्त पर खाना खिलाती, कपड़े बदलने में मदद करती, रात को पलस्तर के नीचे तकिए रखती ताकि उन्हें कम तकलीफ़ हो। एक रात शदीद दर्द की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैं भी हरम को सुलाकर अभी लेटी ही थी कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता से सकने की आवाज़ सुनाई थी। मैं फ़ौरन उनके कमरे में गई। अम्मा जी बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने पहली बार नरमी से कहा, हाँ बेटा आज कुछ ज़्यादा है। मैंने इमरान को जगाए बगैर बावर्ची खाने में जाकर नीम गर्म पानी किया, डॉक्टर की बताई हुई दवा दी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांग के इर्द गिर्द हल्की हल्की मालिश करने लगी। कुछ देर बाद उनका दर्द कम होने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम सोई नहीं अभी तक। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप तकलीफ़ में हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। ये सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहीं। शायद पहली मर्तबा उन्हें एहसास हुआ कि मोहब्बत खिदमत से साबित होती है, आवाज़ बुलंद करने से नहीं होती। अगले दिन उनकी बड़ी बेटी आई। चंद मिनट मोबाइल देखती रही, हाल पूछा और ये कहकर चली गई कि बच्चों को लेने जाना है। शाम को दूसरी बेटी आई। उसने भी जल्दी जल्दी खैरियत पूछी और मेहमानों का बहाना बनाकर वापस चली गई। नसीम बेगम काफ़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहीं। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। रात को मैं खाना लेकर उनके पास गई तो वो आहिस्ता से बोली, तुमने खाना खा लिया बेटा। मैंने कहा, पहले आप खा लें फिर मैं खा लूँगी। उन्होंने पहली बार कहा, नहीं पहले तुम खा लो फिर मेरे पास आना। मैं हैरान रह गई। यही वो औरत थी जो पहले मुझे सबके बाद बचा हुआ खाना खाने को कहती थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर दोबारा मुआयना करने आया। उसने कहा, अभी 1 महीना और मुकम्मल आराम करना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद नसीम बेगम खामोश बैठी रहीं। फिर उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैं उनके करीब गई तो उन्होंने लरसते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बहू उस दिन अगर मेरा पाँव ना फिसलता तो शायद मैं गुस्से में तुम्हारे मासूम बच्चे पर डंडा उठा देती। आज ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला ने मुझे गिराया ताकि मैं किसी और को गिराने से बच जाऊँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं खामोश रही। वो बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए। तुम बीमार होती थी तभी मैं तुमसे काम करवाती रही, तुम्हारी थकन कभी नहीं देखी। मगर आज जब मैं खुद दूसरों की मोहताज बनी हूँ तो समझ आया है कि दर्द क्या होता है, खिदमत क्या होती है। मैंने फ़ौरन उनके हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा,
अम्मा जी, पुरानी बातें भूल जाएं। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मेरे लिए यही काफ़ी है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मैंने ये रिश्ता बहुत देर से पहचाना है। कोशिश करूंगी अपनी गलतियों ज़्यादतियों का उजाला करूं। दरवाजे पर खड़े इमरान ने अपनी माँ की ये बात सुन ली। वो खामोशी से मुस्कुराया। उस दिन के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नसीम बेगम जब भी किसी के सामने मेरा जिक्र करती तो फ़ख्र से कहती, मुश्किल वक्त में इंसान की पहचान होती है। और मेरी बहू ने मेरा दिल अपनी खिदमत से जीत लिया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि बाज़ औक़ात एक हादसा सिर्फ हड्डी नहीं तोड़ता, इंसान के अंदर का गुरूर भी तोड़ देता है। और वहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।